आज सत्ता की शुरुआत उन चौंकाने वाली तस्वीरों के साथ जिसमें विरोध के नाम पर कूट कूट कर सेलेक्टिव एजेंडा भरा हुआ है। इन तस्वीरों में असहिष्णुता की हद है और वो सोच है जिसमें खास किस्म की नफरत है। ये तस्वीरें आई हैं जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के हजरत बल दरगाह से। यहां दरगाह में एक शिलापट को तोड़ने के लिए सैकड़ों की भीड़ टूट पड़ी है। इसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी हैं, लेकिन असली विरोध इस दरगाह के शिलापट पर नहीं है, बल्कि इस शिलापट पर अशोक चिन्ह को लेकर है, जिसे राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस अशोक चिन्ह को देखकर कुछ लोगों के दिमाग की नसों में दर्द हो रहा है और उन्हें यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक दरगाह के अंदर अशोक चिन्ह क्यों लगा दिया गया, जबकि ये लोग भूल गए कि अशोक चिन्ह देश का प्रतीक है, न कि किसी विशेष धर्म का। फिर भी अशोक चिन्ह का नामो निशान मिटाने के लिए पूरी की पूरी जमात इस दरगाह के शिलापट पर टूट पड़ी है। तस्वीरें गवाह है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे यहां देखिए, इस बिग वॉल पर देखिए कैसे इस शिलापट में इनका निशाना केवल और केवल ये अशोक चिन्ह है। ये देखिए यहां पर कैसे शिलापट के सिर्फ उसी हिस्से को तोड़ा जा रहा है जहां पर अशोक स्तंभ बना हुआ है। कुछ लोग इस चिन्ह को पत्थरों से तोड़ रहे हैं और ये देखिए तस्वीर ध्यान से देखिए, आप बड़े अच्छे से देखिए। तोड़ने वालों के पीछे सैकड़ों की भीड़ है, इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं इस भीड़ में, और ताबड़तोड़ पत्थर से उसी कोने पर उसी शिलापट को पर हमला किया जा रहा है। शिलापट के उसी हिस्से पर जहां पर अशोक स्तंभ है। देखिए ये अशोक स्तंभ दिख रहा है आपको, और पत्थर से उसको तोड़ा जा रहा है, कूचा जा रहा है, केवल उतने हिस्से को। ये पूरा शिलापट है, ये वक्फ बोर्ड का शिलापट है, लेकिन केवल और केवल जहां पर अशोक स्तंभ छपा हुआ है, जहां पर अशोक स्तंभ बना हुआ है, उसी हिस्से को तोड़ रही है भीड़। ये देखिए ये तस्वीर, ये शिलापट बुधवार को ही वक्फ अध्यक्ष ने लगवाया था, लेकिन इस शिलापट को देखकर कुछ लोगों का मानसिक दिवालियापन कुछ इस कदर सामने आ गया। अब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने, कि जिन लोगों ने प्रतीक चिन्ह तोड़ा, यानी ये लोग, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप सोचेंगे कि आखिर अशोक चिन्ह, ये कैसे अशोक स्तंभ राष्ट्र के निशान और देश के गौरव के प्रतीक से आखिर कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है। अशोक चिन्ह भारत की पहचान और गरिमा का प्रतीक है। इसे सम्राट अशोक द्वारा स्थापित सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 शेर हैं जो साहस, शक्ति, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक है। नीचे बना धर्म चक्र न्याय और धर्म निष्ठा का संदेश देता है। बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह जीवन के हर दौर में गतिशीलता के प्रतीक हैं। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राज चिन्ह के रूप में अपनाया गया था और इसका संदेश है सत्ता का प्रयोग धर्म और सत्य के मार्ग पर होना चाहिए। इसीलिए इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सोचिए, कुछ लोगों ने देश के इस प्रतीक में भी धर्म चिन्ह देख लिया और ऐसी नफरत हैरान करती है। सच ये है कि इसमें कोई धर्म वाला एंगल नहीं है, ये राष्ट्र का निशान है। फिर भी इसे तोड़ने के लिए एक दरगाह पर विशेष समुदाय के लोग टूट पड़े। हमारे साथ हमारे संवाददाता महराज हजरत बल दरगाह श्रीनगर से लाइव जुड़ रहे हैं, जहां पर इस अशोक चिन्ह को तोड़ा गया। महराज बताइए, अभी वहां पर क्या स्टेटस है? क्या वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया है? क्या किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? किसी पर कार्रवाई भी हुई है? बिल्कुल गौरव, हम बिल्कुल उसी दरगाह में हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये वही जगह है जहाँ पे अशोक चिन्ह जो है उसको पत्थरों से तोड़ा गया। बता दें आपको कि जैसा आपने खुद भी स्पष्ट किया कि क्या लोगों को पता था कि ये राष्ट्र का निशान है, या लोगों को पता ही नहीं था कि ये कौन सा निशान है। लोगों ने इसको बिल्कुल इसमें धर्म ढूंढते हुए इसको एक बुद्ध के निशान के तौर पर लिया और पत्थरों से तोड़ने के लिए बढ़े। और वहीं पे अगर हम कहें, अभी तक गिरफ्तारी का जो है स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बता दें आपको कि दरख्शां अंद्राबी जो कि चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, उन्हें स्पष्ट किया है कि कार्रवाई होनी चाहिए और उनके एक इशारा भी था कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति है। आप देख सकते हैं अभी भी पुलिस है, कोशिश कर रही है कि जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी थे उनको जो है किस तरीके से समझाया बुझाया जाए। अभी हालांकि नमाज हो रही है, लेकिन नमाज के बाद क्यों इस कदर बिल्कुल आमादा हो गए इस अशोक स्तंभ के चिन्ह को तोड़ने के लिए? बिल्कुल गौरव, बता दें कहीं ना कहीं इन्होंने जो है राष्ट्र के निशान में धर्म का निशान कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म में दरगाह के अंदर किसी भी मूर्ति का निशान
उस पॉइंट को लेकर जो है इनकी आपत्ति है। इनके अनुसार ये मूर्ति का निशान, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि दरगाह का बाहरी वाला इलाका है, दरगाह बिल्कुल अंदर है, ये बिल्कुल बाहर का इलाका है। और अगर हम देखें यहाँ पे 2 दिन पहले जो है दरख्शां इंदिराबी द्वारा यानी वक्फ बोर्ड द्वारा जो है काम जो है वो कंप्लीट किया गया था और उसके बाद से ये बोर्ड लगाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि आपका स्पष्ट कहना था कि इन्होंने जो है राष्ट्र के निशान को जो है कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा एक मामला समझते हुए इस पर हमला कर दिया। ठीक है मेहराज, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक का बयान, जिन पर आरोप है कि इन्होंने भीड़ को उकसाया। को शर्म आनी चाहिए कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स वो समझ नहीं रही हैं। अपने आप को ताजपोशी करना हज़रत बल के अंदर, उसके बाद हमारे जो तौहीद है उसके ऊपर हम किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पे कोई भी स्कल्पचर नहीं रख सकते हैं। इतनी तो उनको समझ होनी चाहिए। अगर उनको नहीं तो उनके जो बाकी लोग हैं उनको समझ आनी चाहिए। इसके बरक्स कि वो माफ़ी मांगे लोगों से और कुछ उसमें अपने आप को कुछ लोगों के सामने लाके माफ़ी वो FIR करवाना चाहती हैं हम उन बच्चों पे। ये रिलीजियस सेंटिमेंट है और किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अगर हर्ट करना है वो गलत बात है। सत्ता में बात होगी पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की, सदा के लिए सत्ता अपने पास रखने वाली असीम महत्वाकांक्षा की। आज आपको बताएंगे कर्ज में डूबा पाकिस्तान कैसे परमाणु बम वाला षड्यंत्र कर रहा है। पाकिस्तान की सत्ता वाले षड्यंत्र से जुड़ी 2 खबरें आपको बताएंगे। पहली खबर में पाकिस्तान की परमाणु सनक है, आपको इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान चोरी चोरी परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी खबर शहबाज शरीफ और मुनीर के बीच सदा के लिए सत्ता वाले सीक्रेट समझौते से जुड़ी है। मुनीर के 10 वर्षीय योजना को आज हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि कैसे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मिलकर पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता को धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर चौंकाने वाली परमाणु रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट की पूरी जानकारी शेयर करने से पहले आपको बता दूं कि आजकल पाकिस्तान में क्या ट्रेंड कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर मिलकर फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है परमाणु द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। इस फिल्म का पोस्टर कुछ इस तरह है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस फिल्म के हीरो हैं आसिम मुनीर, इस फिल्म के डायरेक्टर आसिम मुनीर हैं और इस फिल्म की कहानी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से जुड़ी है। वैसे भी पाकिस्तान से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सत्ता से क्या उम्मीद कर सकती है? आप सोच कर देखिए, दुनिया के बड़े देशों की प्राथमिकता क्या होती है? जनहित से जुड़ी योजनाएं, स्कूल, अस्पताल, शिक्षा वाली सुविधाओं पर फोकस रहता है, लेकिन पाकिस्तान का फोकस परमाणु बमों की संख्या बढ़ाने पर है। यही पाकिस्तान की नीति है, नियत है और भविष्य भी है। आपको उस रिपोर्ट की एक एक जानकारी देते हैं जो आज पाकिस्तान की परमाणु सनक को एक्सपोज कर देगी। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान तेजी से यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। पाकिस्तान यूरेनियम संवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहा है। रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है कि पाकिस्तान ने परमाणु वॉरहेड को डिलीवर करने वाले हथियार बनाए। पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार को गुप्त रखे हुए। सैटेलाइट तस्वीर, मीडिया रिपोर्ट और एक्सपर्ट के अनुमानों के आधार पर यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास 4 प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर है। इसका भी जिक्र है कि अगले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के परमाणु भंडार में वृद्धि हो सकती है। पाकिस्तान की मानसिकता को समझिए, उसे ऊंचे कर्ज की चिंता नहीं है, देश की गिरती जीडीपी की टेंशन नहीं है, बढ़ती महंगाई की फिक्र नहीं। इन चुनौतियों और समस्याओं से निपटने के लिए पाकिस्तान के सत्ताधीश कुछ नहीं कर रहे, लेकिन परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को हर फ्रंट पर मदद करने वाले अमेरिका को भी सोचना चाहिए। अगर पाकिस्तान में परमाणु बम की संख्या बढ़ गई तो इसका परिणाम क्या होगा? सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को यह भी जानना चाहिए कि अमेरिका कैसे दोहरी मानसिकता का परिचय दे रहा है। ईरान पर अमेरिका ने इसलिए हमला किया था क्योंकि वो परमाणु कार्यक्रम बढ़ा रहा था। तो सवाल है कि पाकिस्तान की यूरेनियम संवर्धन पर ट्रंप क्या करेंगे? किस लिए हो रहा है ये यूरेनियम संवर्धन? ट्रंप को खामनेई के न्यूक्लियर प्रेम का डर है तो शहबाज और मुनीर की परमाणु सनक का डर क्यों नहीं है? ईरान के परमाणु हथियारों की पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है, फिर भी अमेरिका को चिंता नहीं। पाकिस्तान कैसे अमेरिका के अनुमान से भी आगे निकल चुका है, आप इसको समझिए। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी ने 1999 में अनुमान लगाया था कि 2020 तक
पाकिस्तान के पास 60 से 80 परमाणु वॉरहेड होंगे, लेकिन तब से कई हथियारों का विकास किया गया है जिससे उसके शस्त्रागार में बड़ा इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अपने परमाणु शस्त्रागार को गुप्त रखे हुए है। आज की स्थिति यह है कि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है और भारत के सीडीएस ने भी ऐसे दुश्मनों पर चिंता जताई है। आज आपको यह भी सुनना चाहिए। हमारे जो दोनों विरोधी प्रतिद्वंदी हैं परमाणु हथियारों से संपन्न हैं, तो ये हमेशा एक चुनौती रहेगी कि किस तरह की हम कन्वेंशनल लड़ाई लड़ें और किस तरह के ऑपरेशन चुनें उनके साथ। और आसिम मुनीर की परमाणु हथियारों वाली इच्छा की कुंजी के बाद अब दूसरी कुंजी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आसिम मुनीर की सत्ता वाली असीम इच्छा का पूरा हिसाब किताब है। यह तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में मौसमी लोकतंत्र है, वहां कब किसकी सत्ता बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में आसिम मुनीर जब से फील्ड मार्शल बने हैं, उन्होंने पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया है। शहबाज शरीफ बस नाम के प्रधानमंत्री हैं। अब मुनीर की इच्छा यह है कि वो इस सिस्टम को वर्षों तक यूं ही चलाते रहे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के साथ मिलकर उन्होंने अगले 10 साल का पावर प्लान तैयार किया है, जिसके बाद सवाल है कि क्या मुनीर के पास असीम पावर सदा के लिए रहेगी। पाकिस्तान में इस वक्त इस बात की खूब चर्चा है। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ परिवार और आसिम मुनीर ने मिलकर सत्ता में बने रहने का 10 वर्षीय प्लान बनाया है। नवाज शरीफ के निजी फार्म हाउस में हुई बैठक के बाद यह फैसला हुआ है। तय हुआ है कि अगले 10 सालों तक नवाज शरीफ परिवार ही सत्ता में रहेगा। उनके ही परिवार से कोई शख्स प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। वही आसिम मुनीर 2035 तक फील्ड मार्शल बने रहेंगे, यानी वो एक तरह से सुपर पीएम की भूमिका में रहेंगे। सारे बड़े फैसले वही करेंगे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक राणा सनाउल्लाह के बयान ने इस चर्चा को हवा दे दी है। तो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कार्यकाल नवंबर 2025 में खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ के मुर्रा स्थित निजी फार्म हाउस पर एक बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और आईएसआई चीफ जनरल असीम मलिक शामिल हुए थे। इस बैठक में शहबाज शरीफ की तरफ से यह कहा गया है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार में हमारा ही परिवार रहे। इसके लिए सत्ता के हाइब्रिड मॉडल के तहत काम करते रहेंगे। हम सेना के साथ मिलकर ही सारे फैसले करेंगे। सभी बड़ी नियुक्तियां आपसे पूछकर ही की जाएंगी। जिसके बाद आसिम मुनीर ने भी अगले 10 वर्ष तक फील्ड मार्शल बने रहने की बात कही और शहबाज को समझाया कि इसके लिए आपकी सरकार को कानूनी बदलाव करने होंगे। इसी बैठक के दौरान आईएसआई चीफ असीम मलिक को भी एक्सटेंशन देने पर सहमति बनी, जो अगले महीने ही रिटायर होने वाले। बैठक के दौरान शहबाज शरीफ ने मुनीर की शर्तों पर सहमति दी। किसी कठपुतली पीएम की तरह कहा, आप जो चाहते हैं वो हो जाएगा। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर भी बात हुई। यह तय हुआ कि इमरान खान को कोई राहत नहीं दी जाएगी। इमरान की पार्टी को अस्थिरता का जिम्मेदार मानकर खत्म करने की कोशिश होगी, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि इमरान खान अब जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अगले 10 वर्षों तक पाकिस्तान की सत्ता वैसे ही चलेगी जैसा बैठक में तय हुआ, यानी जल्दी ही 1952 के पाकिस्तान आर्मी एक्ट में संशोधन होगा। मुनीर को 5 साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा, जिसकी औपचारिक अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद है। इस सीक्रेट बैठक की जानकारी लीक होने के बाद पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक गुस्से में। चलिए सत्ता में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जो अब जब से सत्ता में आए हैं कूटनीतिक मोर्चे पर कंफ्यूज्ड हैं। ट्रंप कब क्या कहेंगे कोई भरोसा नहीं। उनकी डिप्लोमेसी में कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिससे कंफ्यूजन की मात्रा बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उन्होंने चीन के डीपेस्ट एंड डार्केस्ट शब्दों का इस्तेमाल किया, यानी दुष्ट चीन के हाथों। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों लिखा? यह ट्रंप का डर है या फिर कोई नया ड्रामा? भारत से संबंध बिगड़ने का पश्चाताप है या रूस चीन भारत के बदलते समीकरणों से उनकी ईर्ष्या है? ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साथ दिख रहे हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा है, लगता है कि हमने भारत और रूस को दुष्ट चीन के हाथों खो दिया है। मेरी कामना है कि उनका यह गठजोड़ लंबा और खुशहाल हो। सवाल है कि आखिर ट्रंप कहना क्या चाहते हैं? क्या उन्हें टैरिफ वाली गलती का एहसास हुआ है या फिर वो दबाव बनाने के लिए कोई नई चाल चल रहे हैं? लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि ट्रंप भारत रूस चीन की नजदीकी से परेशान लग रहे हैं।
उनकी इस परेशानी की सबसे ताजा वजह यह है ये तस्वीरें जब एससीओ समिट हुई थी, और जब एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों के संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति बनी। इतना ही नहीं, तीनों देशों ने मिलकर अमेरिका की धमकियों का सटीक जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि कोई कितना भी दबाव डाले, भारत अपने हितों की रक्षा करेगा और किसी कीमत पर झुकेगा नहीं। शी जिनपिंग ने भी ट्रंप को सख्त संदेश दिया, कहा हम किसी भी धमकी से नहीं डरते। पुतिन ने ट्रंप को कूटनीतिक आईना दिखाया, अमेरिका को समझाया कि चीन और भारत से धमकी भरे लहजे में बात नहीं की जा सकती। इन सख्त तेवरों के बाद शायद ट्रंप को यह एहसास हो गया कि अब उनकी प्रेशर डिप्लोमेसी काम नहीं आएगी, लेकिन उनको यह बात बहुत देर से समझ में आई। अमेरिका में ही बहुत सारे विश्लेषक और नेता उन्हें पहले से यह चेतावनी दे रहे थे, लेकिन ट्रंप कोई बात आसानी से मान जाएं, ऐसा भला कैसे होता। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान पर टिप्पणी करने से फिलहाल इंकार किया है। हो सकता है जल्दी ही भारत इसका जवाब दे। हालांकि ट्रंप के सलाहकार पीटर नेवारो के बयानों पर जरूर विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की। नेवारो के बयानों को भारत के विदेश मंत्रालय ने गुमराह करने वाला बताया है। सच्चाई भी यही है कि ट्रंप और उनकी टीम रूस से संबंधों के नाम पर लगातार गुमराही कर रही है। भारत के बाद अब ट्रंप ने यूरोप के देशों पर भी अटैक शुरू कर दिया है। कल पेरिस मीट के बाद यूरोपियन यूनियन के नेताओं से ट्रंप ने बात की, यूरोप पर रूसी तेल की खरीद बंद करने का दबाव बनाया। ट्रंप ने कहा रूसी तेल खरीदने से रूस की फौज मजबूत हो रही है। हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश अभी भी तेल खरीद रहे हैं। इस बातचीत के दौरान माहौल काफी गर्म रहा। यूरोपियन नेताओं ने सफाई दी कि रूसी तेल पहले से कम खरीद रहे हैं। वर्ष 2006 में बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, ओमकारा, जिसका मशहूर गीत था बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग है। आज अगर बिहार के संदर्भ में यह गाना लिखा जाएगा तो इसके बोल होंगे बीड़ी जलैले, बिहार के चुनाव में बड़ी आग है। इस फिल्म के करीब 19 वर्षों के बाद आज राजनीति में भी बीड़ी जलाने की बड़ी चर्चा है। बिहार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस बीड़ी को सियासत में लेकर आई है और अब सत्ता पक्ष इस बीड़ी को सियासी रूप में जलाए रखना चाहता है, क्योंकि बीड़ी की इस आग में वोटों की तपिश है, वोटों की गोलबंदी की चिंगारियां हैं, चुनावी सीजन में अपमान की जलन है और इसकी राख से वोटों के पकने की उम्मीद है। इसलिए आज यह चर्चा आम है कि बीड़ी जलैले, सियासत में बड़ी आग है। दरअसल राजनीति में आज बीड़ी की एंट्री केरल कांग्रेस के एक सोशल मीडिया पोस्ट से हुई है। यह पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। केरल कांग्रेस ने अपने पोस्ट में बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी। उन्होंने लिखा, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं कहा जा सकता। इस पोस्ट के साथ ही एक चार्ट भी डाला गया जिसमें जीएसटी की नई दरों का जिक्र था। उसमें बताया गया कि बीड़ी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि सिगरेट और सिगार पर टैक्स और बढ़ा है। इस पोस्ट से साफ था कि केरल कांग्रेस यह कहना चाहती थी कि बिहार में चुनाव है, वहां के लोग बीड़ी पीते हैं, इसलिए बीड़ी पर जीएसटी कम कर दिया गया। लेकिन बिहार से बीड़ी की तुलना करते हुए किया गया यह कटाक्ष थोड़ा महंगा पड़ गया। इतना महंगा पड़ गया कि अब माफीनामे लिखे जा रहे हैं, किश्तों में माफीनामे को रिलीज किया जा रहा है। दरअसल केरल कांग्रेस ने जैसे ही बिहार की तुलना बीड़ी से की, सोशल मीडिया पर बिहार समर्थकों के जिगर में आग लग गई। वो बिहार की तुलना बीड़ी से करने से बहुत आहत थे। बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के दूसरे दलों ने भी इसे तुरंत कैच किया और कांग्रेस पर बिहार के अपमान का आरोप लगा दिया। बीड़ी प्रकरण में सत्ता पक्ष के बड़े और छोटे नेताओं के इतने बयान आए कि ऐसा लगा कि बयानों की बाढ़ आ गई और इसमें इतना पानी था कि केरल कांग्रेस को अपना बीड़ी वाला पोस्ट बुझाना पड़ गया। कांग्रेस ने तुरंत ही बीड़ी वाला पोस्ट डिलीट किया, लेकिन जिस तरह से धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता है, वैसे ही सोशल मीडिया का पोस्ट डिलीट होने के बाद भी जीवित रहता है। वो घूमता रहता है और जब तक नुकसान पहुंचाता रहता है। बिहार में चुनाव है, यह मुद्दा भावनात्मक हो सकता था, इसलिए पोस्ट तो डिलीट किया ही गया। डैमेज कंट्रोल के लिए नया पोस्ट रिलीज हुआ। इसमें केरल कांग्रेस ने लिखा कि हमारी टिप्पणी मोदी जी के चुनावी स्टंट और जीएसटी दरों पर तंज के रूप में थी, लेकिन अगर इससे आपको ठेस पहुंची हो तो हमें खेद है। यानी कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया कि उससे बड़ी गलती हो चुकी है। चुनावी राज्य के इमोशन से नहीं खेलना चाहिए, इसलिए तुरंत ही माफीनामा आया। लेकिन एनडीए इसे मुद्दा बना चुका है।
वैसे भी गाली कांड के बाद बीजेपी इमोशन वाले रथ पर सवार है और अब बीड़ी कांड के बाद इस रथ के और इमोशनल हो जाने की उम्मीद है। बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। ये लोग संविधान विरोधी हैं, ये देशद्रोही हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे मानसिकता पर ब्रेक लगनी चाहिए। कांग्रेस के देश भर के नेता और आरजेडी के बिहार के सभी नेता को बिहारियों के अपमान में मजा आता है। ऐसे लोगों को जो बिहार के स्वाभिमान पर और बिहार के लोगों को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। बिहार का अपमान यह तो महागठबंधन के घटक दल का राजनीतिक स्वाभिमान बन गया है। तेजस्वी यादव जी, गेंद आपके पाले में है, हिम्मत है तो केवल उम्मीदवार बनने के लिए राजनीति में चरण पादुका मत धोइए। कांग्रेस तो ऑल इंडिया पार्टी है और इतने बड़े राज्य के बिहार के लोगों के प्रति ऐसी ईर्ष्या और घृणा की भावना है। बी से बुद्धा भी तो होता है, तो उनको बुद्धा नहीं समझ में आता है। केरल कांग्रेस ने जीएसटी को लेकर के किया, उसके डिलीट भी कर दिया। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान पर कहीं कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। और बीजेपी वाले क्या बोलेंगे? बी से बिहार, अब बी से बुद्ध, अब बी से बुद्धिजीवी, ये है बिहार की धरती की खूबसूरती। तो वो कभी बम की बात करेंगे, कभी बीड़ी की बात करेंगे। इस तरह की बम बीड़ी की बकैती इनका जो है वो बंटाघार कर रही है। अभी इसी तरह के जो है वो सामंती सुरूर और गुरूर ने इनकी जो है वो हार की जो है वो हैट्रिक बना दी है। अब ये हार के हिस्ट्री शीटर बनने में जुटे हुए हैं। वैसे किसी राज्य के नाम के शुरुआती अक्षर को अपमानजनक तरीके से किसी चीज से जोड़ना तर्कसंगत नहीं है। केरल कांग्रेस ने ऐसा किया और बाद में माफी मांग ली। लेकिन केरल कांग्रेस को कुछ आंकड़े देखने चाहिए और समझना चाहिए कि जिन राज्यों के नाम की शुरुआत में बी नहीं है, वहां बीड़ी ज्यादा पी जाती है। भारत में सबसे ज्यादा बीड़ी त्रिपुरा में पी जाती है। दूसरे नंबर पर मेघालय है, तीसरे नंबर पर हरियाणा, चौथे नंबर पर राजस्थान और पांचवें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। यह आंकड़े WHO के, यानी टॉप 5 बीड़ी पीने वाले राज्यों में बिहार नहीं है। इसके बावजूद केरल कांग्रेस ने बीड़ी और बिहार को जोड़कर मजाक उड़ाने की कोशिश की। शायद इसलिए उन्हें माफी मांगनी पड़ी। वैसे बीड़ी के अलावा अगर सिगरेट की भी बात कर लें तो टॉप 5 में बिहार शामिल नहीं है। टॉप 5 ही नहीं, इस लिस्ट में दूर दूर तक बिहार नहीं। केरल कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि बिहार पिछड़ा राज्य है, वहां की अपनी समस्या है, वहां गरीबी है, अशिक्षा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारी खराब बातें बिहार में ही। इसलिए एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के राज्य यूनिट होने के नाते उन्हें ऐसे पोस्ट से बचना चाहिए। बीजेपी पर हमला करना उनका राजनीतिक अधिकार है, लेकिन इसके लिए उन्हें किसी राज्य का अपमान नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र चलते हैं, जहां डिप्टी सीएम अजीत पवार का एक ऑडियो काफी वायरल है। एक वीडियो है जिसमें अजीत पवार सोलापुर जिले की डीएसपी अंजना कृष्णा को डांट रहे हैं। वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डायरेक्ट कॉल करने के लिए कहने की। दरअसल ये मामला 1 सितंबर का है, जब महिला आईपीएस अफसर को कुर्डू गांव में सड़क बनाने के लिए अवैध तरीके से बजरी खनन की शिकायत मिली। इस शिकायत पर अंजना कृष्णा पुलिस बल के साथ कार्रवाई करने पहुंची। इसी दौरान ग्रामीणों के साथ पुलिस की बहस होने लगी। गांव वालों का आरोप है कि डीएसपी के सुरक्षा गार्ड ने बंदूक तान दी और एक कर्मचारी ने हॉकी स्टिक उठा ली। इसी पर बात बिगड़ गई। माहौल बिगड़ता देख एनसीपी के एक कार्यकर्ता ने अजीत पवार को फोन मिला दिया। अंजना कृष्णा से उनकी बात करवाई, जिसमें अजीत पवार ने कार्रवाई रोकने के लिए कहा और महिला अफसर से उलझ गए। एक बार सुनिए वहां पर क्या हुआ। मिनिस्टर आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजीत पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। 1 मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बता दिए। सर मुझे ये भी पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है,
पर मुझे सुनो हाँ। मुझे देखना है ना, मेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर। मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? कौन है? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। और अब ये जांच का विषय है कि वहां किस तरह का गैर कानूनी काम चल रहा था, क्या माहौल था, किससे क्या कनेक्शन है। लेकिन इस वीडियो ने विपक्ष को बैठे बिठाए मौका दे दिया। नेताओं ने सरकार की तरफ आरोपों की फायरिंग शुरू कर दी। वीडियो पर हंगामा मचा तो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अजीत पवार ने सफाई दी। मराठी में उन्होंने पोस्ट लिखा, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा इरादा कानून के काम में दखल देने का नहीं था, बल्कि ये सुनिश्चित करना था कि वहां स्थिति शांत रहे और आगे ना बिगड़े। मैं अपने पुलिस बल और उन महिला अधिकारियों का बहुत सम्मान करता हूं जो साहस और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वही विपक्ष कह रहा है कि अजीत पवार ने महिला आईपीएस अधिकारी पर गैर कानूनी काम करने का दबाव डाला। संजय राउत ने कहा कि उन्हें सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं। अजीत पवार और महाराष्ट्र की उस अधिकारी के बीच जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। संवाद ऐसे थे जैसे किसी फिल्म की पटकथा हो, तेज धारदार और ताकत दिखाने वाली। लेकिन फर्क यही है कि फिल्मों में ऐसे डायलॉग ताली पाते हैं, जबकि हकीकत की राजनीति में ये सवाल खड़े करते हैं। सत्ता की ताकत जब प्रशासनिक गरिमा से टकराती है तो लोकतंत्र का संतुलन डगमगाता है। असली चुनौती यही है कि शासन संवाद से चले, टकराव से नहीं, वरना फिल्मी अंदाज के ये दृश्य जनता के भरोसे को कमजोर कर देते। असली शान दिखने में नहीं बल्कि याद रहने में। ये लाइन खुद जॉर्जियो अरमानी की थी और शायद यही उनकी पूरी जिंदगी की पहचान भी बनी। 91 साल की उम्र में वो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अपने इनोवेशंस को शिक्षाओं के रूप में छोड़ गए। इटली का एक साधारण लड़का था जॉर्जियो अरमानी। उसका सपना था डॉक्टर बनने का। मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी लिया, लेकिन मन नहीं लगा तो पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। इसके बाद कुछ समय इटली की सेना में काम किया और फिर 1957 में डिपार्टमेंटल स्टोर में कपड़ों के डिस्प्ले को सजाने का काम करने लगा। यहीं से उस लड़के की जिंदगी ने करवट ली और किस्मत ने शोरूम की खिड़कियों से गुजरते हुए उसे फैशन का रास्ता दिखाया। अरमानी ने सूट पहनने का अंदाज बदल दिया, रंगों को नई भाषा दी और फैशन को सिर्फ अमीरों की चीज नहीं बल्कि आत्मविश्वास का प्रतीक बना दिया। इसीलिए वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली डिजाइनर बने। उनके बड़े इनोवेशंस पर एक एक करके गौर कीजिए। पहले सूट का मतलब था भारी, सख्त और थोड़ा असहज कपड़ा। अरमानी ने इसे हल्का, आरामदायक और आसान बना दिया। आज हम जो सॉफ्ट सूट देखते हैं वो उनकी ही देन है। उन्होंने चटक और चिल्लाते हुए रंगों की जगह मिट्टी जैसे शांति देने वाले रंगों को अपनाया। ग्रे और बेज का मेल तैयार किया जिसे उन्होंने ग्रीज कहा। यह रंग आज हर बड़ी मीटिंग और दफ्तरों के कॉरपोरेट कल्चर का हिस्सा है। 80 के दशक में उन्होंने औरतों के लिए ऐसे सूट बनाए जो न केवल आरामदायक थे बल्कि शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक थे। ये पावर सूट वाली क्रांति थी। रेड कारपेट पहले से मौजूद था, लेकिन अरमानी ने उसे फैशन शो जैसा बना दिया। उन्होंने हॉलीवुड स्टार्स को रेड कारपेट पर अपने कपड़ों में उतारा और फिर यह ट्रेंड पूरी दुनिया में छा गया। उन्होंने सबसे पहले कहा, जो मॉडल्स बहुत कमजोर और अस्वस्थ हैं उन्हें रैंप पर जगह नहीं मिलेगी। BMI 18 से कम वाले मॉडल्स को रैंप से हटाया ताकि ये होड़ खत्म हो। यह उनके मानवीय चेहरे की झलक थी। 2007 में उन्होंने अपने फैशन शो को इंटरनेट पर लाइव किया, जबकि उस समय ज्यादातर लोग उस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। कई बड़े फैशन हाउस उनके ब्रांड को खरीदना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा स्वतंत्र रहना चुना। इसलिए अरमानी का नाम हमेशा उनकी मौलिक अभिव्यक्ति बना रहा। कुल मिलाकर अरमानी ने फैशन की दुनिया को यह सिखाया कि सादगी और सहजता ही असली स्टाइल है। अंत में जॉर्जियो अरमानी की उसी लाइन का जिक्र फिर से करना चाहूंगा, असली शान दिखने में नहीं बल्कि याद रहने में। अरमानी ने यह बात सच साबित कर दी। उनकी जीवन यात्रा और उनका काम वाकई याद रखने लायक है।